जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका राधा क्लासेस चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया था। सबसे पहले मैंने चैप्टर 1 के हर एक पॉइंट को, हर एक बिंदु को काफ़ी सरल तरीके से चित्र के माध्यम से समझा था। और उसके बाद में दूसरी वीडियो में हमने 2016 से लेकर 2024 तक में जितने भी प्रश्न चैप्टर 1 से आए थे उन सभी प्रश्नों को हमने कराया था। और आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है खनिज एवं धातु अयस्क, धातु का निष्कर्षण, धातु तथा अधातु में अंतर। हर एक पॉइंट को हम बेहतर तरीके से कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि खनिज है क्या। खनिज उसे कहते हैं जब किसी भी पदार्थ को मिट्टी से, जब किसी भी पदार्थ को पृथ्वी से खोद कर या बाहरी परत से इकट्ठा किया जाता है, चाहे वो कार्बनिक हो, चाहे अकार्बनिक हो, चाहे धातु हो या अधातु हो, उसे क्या कहा जाता है? खनिज कहा जाता है। खनिज पृथ्वी की सतह भूपर्पटी से प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक यौगिक, कार्बनिक तत्वों और यौगिकों को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। सरल भाषा में कहें तो जमीन के अंदर से खुदाई करके जो भी पदार्थ धातु अधातु निकलते हैं, वह जिस रूप में मिलता है उसे क्या कहा जाता है? खनिज कहते हैं। आइए समझते हैं। जैसे ये पृथ्वी हुई, पृथ्वी के अंदर से खुदाई करके हमने जो भी पदार्थ निकाला, चाहे वो धातु हो चाहे अधातु हो, वह प्राकृतिक रूप से जिस रूप में हमें प्राप्त हुआ है वो क्या कहलाता है? खनिज कहलाता है। खनिज मतलब पृथ्वी से खोदने के बाद में जो भी धातु अधातु प्राप्त होता है प्राकृतिक रूप से, उसे क्या कहा जाता है? खनिज कहा जाता है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट है अयस्क। तो अयस्क किसे कहते हैं? जैसे यह पृथ्वी हुई पूरी, ठीक। पृथ्वी में से हमने यहाँ से 100 केजी मिट्टी निकाली, 100 केजी खनिज निकाला। और जमीन से कोई भी चीज धातु अधातु निकाला जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? खनिज। 100 केजी यहाँ से निकाला गया, 100 केजी यहाँ से निकाला गया, ठीक। दोनों दोनों जगह से खनिज निकाला गया। जब इस खनिज का प्यूरिफिकेशन किया गया, धातु निष्कर्षण किया गया, तो 1 केजी आयरन प्राप्त हुआ, ठीक। और यहाँ का धातु निष्कर्षण किया गया तो यहाँ पर 5 केजी आयरन प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर 1 केजी, ज़्यादा खर्चा करने के बाद में हमें कितना प्राप्त हुआ? 1 केजी। और यहाँ पर 100 केजी का ही धातु निष्कर्षण करने के बाद में हमें 5 केजी लोहा मिल गया। तो यहाँ पर जो मिट्टी प्राप्त हुई है, यह जो मिट्टी खुदाई से मिली है, जो पदार्थ मिला हुआ है, इसे हम क्या बोलेंगे? अयस्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अयस्क बोलेंगे। अयस्क का मतलब है कम खर्चे में हमें अत्यधिक मुनाफा मिल रहा है, अत्यधिक धातु आसानी से मिल जा रही है, वही क्या कहलाता? अयस्क कहलाता है। ऐसा खनिज जिसमें धातु को सरलता से कम खर्च में अधिक मात्रा में निकाला जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। हर खनिज से धातु निकालना फायदेमंद नहीं होता। हर जगह पर थोड़ा बहुत आयरन प्राप्त होता है, लेकिन हर मिट्टी से आयरन अयस्क नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर धातु निष्कर्षण के बाद में उतना मुनाफा नहीं हो पाएगा। केवल वही खनिज अयस्क कहलाते हैं जिनसे धातु निकालना लाभप्रद हो। मतलब खनिज अयस्क उसे कहते हैं जिसको कम खर्चे में अधिक प्रॉफिट हो सके, वो क्या कहलाता है? अयस्क कहलाता है। अब अयस्क समझ में आया ना? जैसे यहाँ से मिट्टी खुदाई करने के बाद में बड़े ही आसानी से हमें चांदी प्राप्त हो रही है, तो यहाँ पर जो मिट्टी प्राप्त हुई है, यह खनिज क्या बन गया? अयस्क बन गया। क्या बन गया? अयस्क बन गया। और यहाँ से खुदाई करने के बाद में हम धातु निष्कर्षण करते और इतना मुनाफा, मतलब इतनी चांदी न प्राप्त होती, तो इसे क्या कहते? खनिज कहते हैं। खुदाई से जो भी पदार्थ प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? हम खनिज कहते हैं। खनिज और अयस्क क्लियर हुए। खनिज और अयस्क में अंतर। तो आइए अंतर को समझते हैं। खनिज एक प्राकृतिक ठोस पदार्थ है, पर हर खनिज को जब धातु निकालने के लिए उपयोगी मात्रा में ना हो तो उसे अयस्क नहीं कहते हैं। मतलब मैंने कहा ना, जब खनिज का धातु निष्कर्षण किया जाए और वह अधिक लाभप्रद हो तब तो खनिज अयस्क है, और अधिक लाभप्रद न हो, अधिक मात्रा में न प्राप्त हो तो क्या है? खनिज है। इसीलिए कहा जाता है कि हर अयस्क खनिज है। हर अयस्क खनिज है।
लेकिन हर खनिज अयस्क नहीं है। यह बात क्लियर होती है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अयस्क विशेष खनिज होता है जिसमें धातु या उपयोगी तत्व की मात्रा इतनी होती है कि निकालना फायदे का सौदा होता है। सरल भाषा में कहें तो अयस्क खनिज होता है लेकिन खनिज अयस्क नहीं होता है। उदाहरण, लोहा खनिज है, इसमें यदि लोहा निकालना संभव या उचित हो तो वह लोह अयस्क कहलाता है। नमक भी खनिज है पर यह अयस्क नहीं हो सकता क्योंकि इसमें धातु निकालने का विचार नहीं होता है। इसमें से जब धातु और धातु नहीं प्राप्त होता, इसलिए नमक भी क्या है, अयस्क नहीं है। बात क्लियर होती है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो अगला पॉइंट है प्रकृति में धातुओं की उपस्थिति। धातुएं पृथ्वी पर मुख्यतः दो अवस्थाओं में या दो रूपों में पाई जाती हैं। इस पृथ्वी पर जो भी धातुएं निकाली जाती हैं वो दो ही प्रकार की अवस्थाओं में पाई जाती हैं। पहली है मुक्त अवस्था। मुक्त अवस्था में वो धातुएं होती हैं जो किसी अन्य धातु, जल या वायु से बिना रिएक्शन किए, मतलब बहुत कम रिएक्शन करती हैं, वो क्या कहलाती हैं, मुक्त अवस्था वाली धातुएं कहलाती हैं। जिसमें सोना आता है, प्लेटिनम आता है, कभी कभी चांदी भी आ जाता है। उसके बाद में बात करते हैं अन्य धातु की जो संयुक्त अवस्था में। जैसे सोना की हम बात करें यहाँ पर चित्र के माध्यम से, यह जो सोना होता है यह किसी भी जल, उसके बाद में वायु से बहुत कम रिएक्ट करता है, इसलिए ये क्या काम करता है, यह मुक्त अवस्था में पाया जाता है। जब भी देखेंगे सोने का अलग अलग अणु होंगे। उसी प्रकार से चांदी में भी कभी कभी होता है, प्लेटिनम में भी होता है। अब बात करते हैं संयुक्त अवस्था में। जो धातुएं बहुत अधिक क्रियाशील होती हैं वे प्रकृति में अकेले नहीं रहती हैं। जैसे लोहे को छोड़ दिया जाए तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है। तो हर एक धातु, जैसे लोहा हुआ, एल्युमिनियम हुआ, तांबा हुआ, यह क्या करता है, जल से या किसी अन्य धातु से मिलकर बन जाता है। तो अन्य धातुओं से मिलने के बाद में यह किस अवस्था में होता है, संयुक्त अवस्था में होता है। तो इसी प्रकार से वे अपने यौगिक ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट के रूप में संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। इनमें धातु के मिट्टी, रेत, अन्य अशुद्धियां भी मिलती हैं। लेकिन सोने का जब हम धातु निष्कर्षण करते हैं तो सोने का हर एक अणु क्या होता है, अलग अलग होता है। उसका हर एक पदार्थ क्या होता है, अलग अलग होता है। अब बात करते हैं इस तालिका की। मैग्नीशियम, अयस्क का क्या नाम है, मैग्नेसाइड। अयस्क किसे कहते हैं, जब खनिज प्राप्त हुआ, जो मिट्टी निकाला, वो क्या है, मैग्नेसाइड है। मैग्नेसाइड क्यों किया कहा गया, क्योंकि मैग्नीशियम के साथ में CO3 कार्बोनेट भी शामिल है। तो अयस्कों का रूप कैसा है, कार्बोनेट है। इसमें सम्मिलित क्या है, कार्बोनेट है। जिंक, जिंक का जो अयस्क है, जिंक धातु जिससे प्राप्त किया जाता है, वह अयस्क क्या है, कैलेमाइन है। ZnCO3, यहाँ पर कार्बोनेट है, कार्बोनेट भी जुड़ा है। लेड, गैलेनो, सीसा किससे पाया जाता है, गैलेनो से, PbS होता है। सल्फाइड, कापर, कापर ग्लास, अयस्क का क्या नाम है, कापर ग्लास। आयरन, हेमेटाइट, सेडेराइट, ये लिमोनाइट, ये सभी क्या हैं, आयरन के अयस्क हैं जिनसे अधिक मात्रा में क्या होता है, हमें लोहा प्राप्त होता है। एल्युमिनियम का बॉक्साइड होता है। इसमें देखिए बॉक्साइड का यह सूत्र रहा। सिल्वर में अर्जेंटाइन, सिल्वर में अर्जेंटाइन, एजू Ag2S, Ag2S में क्या है, सल्फाइड है, सल्फाइड है। इसमें ऑक्साइड है, इसमें ऑक्साइड है, इसमें सल्फाइड है। तो मतलब कुल मिलाकर इसमें क्या क्या, जब कोई भी धातु, अयस्क किसे कहते हैं, अयस्क उसे कहते हैं जिस खनिज से अधिक मात्रा में धातु का निष्कर्षण हो सके, उसे क्या कहा जाता है, अयस्क कहा जाता है। बात क्लियर होती है। खनिज और प्रमुख स्थान, मतलब खनिज, लोहा कहाँ कहाँ पर प्राप्त होता है भारत में, तो बिहार में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ में लोहा का उत्पादन अत्यधिक होता है, क्योंकि यहाँ में जो अयस्क पाया जाता है वहाँ से धातु निष्कर्षण करना, लोहे का धातु निष्कर्षण करना बहुत आसान हो जाता है। तांबा, तांबा कहाँ पर पाया जाता है, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। मध्य प्रदेश, आपको देखिए मध्य प्रदेश ऐसा है जहाँ पर लोहा भी मिलता है, तांबा भी मिलता है, इसके अलावा कैल्शियम भी मिलता है और एल्युमिनियम भी।
सोना कहाँ पर मिलता है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एल्युमिनियम भी मिलता है, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, उड़ीसा में, तमिलनाडु, गुजरात में। कैल्शियम लगभग सभी राज्यों में पाया जाता है, लेकिन संगमरमर के रूप में राजस्थान, मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध है। कैल्शियम जो संगमरमर होता है सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कहाँ का है? राजस्थान और मध्य प्रदेश का है। खनिज प्रमुख प्राप्ति स्थान वही पॉइंट है। अभ्रक कहाँ पर पाया जाता है? बिहार, उड़ीसा। मतलब वो धातु था और ये क्या है? अधातु है। तो अभ्रक कहाँ पर पाया जाता है? बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, राजस्थान। कोयला कहाँ पर पाया जाता है? पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड के क्षेत्र और तमिलनाडु में। पेट्रोलियम कहाँ पर पाया जाता है? गुजरात, असम। अरब सागर के तटीय क्षेत्रों में, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी के डेल्टा पर बहुमूल्य पत्थर कहाँ पर पाए जाते हैं? राजस्थान में पाए जाते हैं। पत्थरों की बात किया जाए तो राजस्थान को लिया जाएगा। सोने की बात करें तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। कर्नाटक और कहाँ पर होता है? आंध्र प्रदेश में। कर्नाटक कोलार का झील। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, अगले पॉइंट की ओर। तो अगला पॉइंट है धातु। धातु क्या है? वे तत्व जो सामान्यतः कठोर, चमकीले, आघातवर्ध, पीटने पर वो फैलते हैं, तन्य, तार बनने वाले, वे ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। भौतिक अवस्था में सामान्यतः ताप पर ठोस होते हैं। अपवाद पारा क्या है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। उदाहरण लोहा, तांबा, सोना, एल्युमिनियम, सोडियम। इलेक्ट्रॉनिक प्रकृति में यह इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। बात समझ में आई। अब अधातु की बात करते हैं। अधातु किसे कहते हैं? जो गुण धातु में होते हैं वही अधातु में नहीं होते। वे तत्व जो धात्विक चमक नहीं होता है, भंगुर होते हैं, चोट मारने पर टूटने वाले होते हैं, उष्मा व विद्युत के कुचालक होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? अधातु कहा जाता है। भौतिक अवस्था में ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाएं में पाए जाते हैं। ठोस में गंधक, कार्बन आयोडीन, यह ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। द्रव में ब्रोमीन, और वहां पर अपवाद में क्या था? पारा था। धातु में क्या था? पारा था। गैसों में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और उदाहरण में कोयला, गंधक, ऑक्सीजन, यह सभी क्या है? अधातु हैं। अब धातु कर्म क्या है? अयस्क अशुद्धियों को दूर करके शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। तो धातु कर्म कितने प्रकार के होते हैं? इनको 5 चरणों में बांटा गया। पहला है अयस्क सांद्रण, दूसरा है निस्तापन, तीसरा है भर्जन, चौथा है प्रगलन, उसके बाद में है धातु शोधन, पांचवा। अब हर एक पॉइंट को हम कवर करने वाले हैं। तो पहला है अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण का मतलब है कि जो खनिज हमें प्राप्त हुआ है उसको पहले पिसाई करते हैं। सबसे पहले खदान से निकलने वाले अयस्क में मिले कंकड़, पत्थर आदि अशुद्धियों को अलग किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? सांद्रण कहते हैं। जैसे कोई भी पदार्थ हमें प्राप्त हुआ, खनिज जब निकालते हैं पृथ्वी से, कोई भी खनिज निकालते हैं तो पत्थरों के रूप में होता है बड़े बड़े, तो उसको तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद में कई विधियों से हम क्या करते हैं? उन धातुओं के बड़े बड़े जो पत्थर हैं उनको तोड़ने के बाद में उनके अशुद्धियों को दूर करते हैं। तो इनमें से तीन प्रमुख विधियां हैं जिनके जरिए क्या होता है? धातुओं का सांद्रण, खनिज अयस्कों का क्या होता है? सांद्रण होता है। पहला है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। कब उपयोगी होता है? जब अयस्क भारी होता है, अशुद्धियां मिट्टी, रेत हल्की होती हैं। प्रक्रिया: पिसे हुए अयस्क में पानी की तेज धारा से धोया जाता है तो भारी धातु के कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्की अशुद्धियां पानी के साथ बह जाती हैं। आइए इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ से मिट्टी को डालते जा रहे हैं, यहाँ से पानी आ रहा है और ये वाइब्रेट कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हल्के पदार्थ हैं वो धीरे धीरे आगे निकल जा रहे हैं, जो भारी पदार्थ हैं यहाँ पर जो गड्ढे बने हुए हैं ऊपर नीचे, यहाँ पर क्या हो रहे हैं? आकर रुक जा रहे हैं। इस प्रकार से हम क्या करते हैं? जो हम एक अयस्क प्राप्त हुआ है उसकी मात्रा को घटाते हैं, अशुद्धियों को, ज्यादा से ज्यादा अशुद्धियों को दूर किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो अगला पॉइंट है चुंबकीय पृथक्करण विधि। जब आयरन को हमें पृथक करना होता है तो हम यहाँ क्या करते हैं? एक पट्टा लगा होता है, यहाँ पर क्या होता है? चुंबक लगे हुए हैं। तो जब हम यहाँ से छोड़ते हैं मिट्टी को तो इस पट्टे के माध्यम से सांद्रण के
पीसने के बाद में जब यहाँ से छोड़ते हैं तो आगे बढ़ता है। तो जो लोहे के कण वाले पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, इस पट्टे के करीब से चले आते हैं और यहाँ पर गिरते हैं, और जो लोहे के कण नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, वो यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं, काफी दूर चले जाते हैं। यह बात क्लियर हुई। अब बढ़ते हैं अगले विधि की ओर। तो अगला है फेन प्लवन विधि। कब उपयोगी है, मुख्य रूप से सल्फाइड अयस्कों, तांबा और सीसा के लिए क्या होता है, फेन प्लवन विधि होता है। लोहे के लिए कौन सा होता है, यह जो चुंबकीय पृथक्करण विधि होता है। और सोने के लिए क्या होता है, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड होता है। हर एक मेथड को हम बेहतर तरीके से समझा रहे हैं चित्र के माध्यम से, जिससे बड़े ही आसानी से आप लोग क्या करें, समझ जाए। प्रक्रिया या टैंक में पानी के चिड़ का तेल मिलाकर हवा बहाई जाती है। तेल के झाग के साथ हल्का अयस्क ऊपर तैरने लगता है, भारी अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं। जैसे हल्के पदार्थ तांबा हुआ, शीशा हुआ, तो क्या करते हैं हम उस अयस्क में क्या करते हैं, पानी का टैंक लेते हैं, उसमें चीड़ का तेल मिलाकर क्या करते हैं, उसमें हवा डालते हैं, हवा मारते हैं तो बुलबुले उठते हैं। बुलबुले उठने के साथ साथ जो हल्के पदार्थ होते हैं फैन के साथ क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, जिनको हमें निकालना होता है, और जो अशुद्धियां होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं। बात क्लियर हुई। अब दूसरा चरण है निस्तापन। निस्तापन क्या है, सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति, वायु बहुत कम मात्रा में हो, उसमें गलनांक से नीचे गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। जैसे कोई भी पदार्थ हुआ 100 डिग्री पर पिघल जाता है, तो हम क्या करेंगे 95 डिग्री तक, 95 डिग्री तक इसको गर्म करेंगे। गर्म करते रहेंगे तो जो इनके अन्य अशुद्धियां हैं, जो 95 के नीचे गर्म होकर निकलने वाली अशुद्धियां, वो क्या होंगी, बाहर निकल जाएंगी। जैसे ऑक्सीजन से रिएक्शन किया है, नमी है, ये सब क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। उद्देश्य क्या है, अयस्क से नमी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना, अयस्क सांद्रण हो सकता है और अयस्क सांद्रित हो सकता है। किसके लिए, यह मुख्य रूप से कार्बोनेट अयस्कों, जलयुक्त ऑक्साइडों के लिए किया जाता है। यह जो निस्तापन होता है किसके लिए होता है, कार्बोनेट अयस्कों के लिए, जलयुक्त ऑक्साइडों के लिए होता है। जैसे PbCO3 को जब हम गर्म करते हैं तो PbO और CO2 क्या होता है, बाहर निकल जाता है। लेड कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं, निस्तापन करते हैं, तो लेड ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। वही निस्तापन जो मैंने बताया है। आइए जानते हैं मफल भट्टी। मफल भट्टी के जरिए हम क्या करते हैं, निस्तापन करते हैं। धातुओं को मैंने यहाँ पर रख दिया, ठीक, जो अयस्क मैंने प्राप्त किया, उसके बाद में यहाँ से हम गर्म कर रहे हैं, इसको सीधे क्या करते हैं, हम ताप नहीं देते हैं, धातु को सीधे गर्म नहीं करते हैं। गर्म आंच जो होता है ईंटों के माध्यम से इन तक पहुंचता है, तो इनमें जो नमी है वो क्या होती है, बाहर निकल जाती है। एक होती है भर्जन। भर्जन क्या है, अयस्क में वायु की उपस्थिति में, वो वायु की अनुपस्थिति में होता है, और कहाँ पर होता है, यह वायु की उपस्थिति में होता है। गलनांक से कम गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या होती है, भर्जन होती है। जैसे कॉपर सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ तो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। जैसे Cu2s 3O2 को जब गर्म किया जाता है तो 2Cu2 प्लस 2SO2 बाहर निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, और यह कॉपर ऑक्साइड हमें प्राप्त होता है, किससे, भर्जन से होता है। यह किस भट्टी में होता है, परावर्तनी भट्टी में होता है। परावर्तनी भट्टी में क्या होता है, वायु की उपस्थिति में होता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, खनिजों को रख देते हैं। सांद्रण के बाद में जो पहला विधि है, सांद्रण विधि के बाद में क्या करते हैं, हम इसको गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद में इसमें जो नमी है ऑक्सीजन के उपस्थिति में हो जाता है, तो जो भी पदार्थ है उसका ऑक्साइड बन जाता, जो भी धातु है उसका ऑक्साइड यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाता, ऑक्साइड हमें प्राप्त होता है। अब अगली विधि के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।